आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। खवातीन के वोट ने हमेशा बीजेपी को दिलाई जीत। वजीर आजम मोदी का मगरबी बंगाल में इंतखाबी रैली से खिताब। नायब सदर जेडी वेंस की क़ियादत में अमरीकी वफद की इस्लामाबाद आमद। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात जारी। बातचीत 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान अमरीका अमन मुज़ाकिरात का किया खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल गौतरीस ने दिया देरपा और अमन हल तलाश करने का दोनों फरीक़ैन को मशवरा। केरला में आइंदा हुकूमत यूडीएफ की होगी। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने वाज़ेह अक्सरियत का जताया यकीन। बिहार को पहले से तयशुदा चीफ मिनिस्टर मिलेगा। मनोज झा का तासुर। आरजेडी लीडर ने नीतीश कुमार से मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मैचेस। एसआरएच और किंग्स पंजाब के दरमियान कुछ देर में शुरू होगा मुकाबला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक मरतबा फिर मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने प्रभा बर्धमान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और जहां कहीं भी खवातीन वोट डालने के लिए निकली हैं वहां बीजेपी को भारी अक्सरियत मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की रैलियों में जबरदस्त इज्तिमा 4 मई के ट्रेलर है। मोदी ने मजीद कहा कि बंगाल तब्दीली के लिए तैयार है। उन्होंने अवाम से भारी तादाद में वोट देने की अपील की। पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोट पड़ चुके हैं। वहां भारी मतदान हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकले हैं। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। एक भी हिंसा की घटना के बिना ये 3 राज्यों में इतना भारी मतदान हुआ है। साथियों, कुछ महीने पहले हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है, जहां भी भारी मतदान हुआ है और जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है, वहां बीजेपी को, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। और इसी दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी आज मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इसी दौरान अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और हुक्मरान टीएमसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि इस मरतबा बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनाना है और दीदी को बंगाल से निकालना है। वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? जोर से बोलो, निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठिए निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? तो अंडा वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। दीदी लोग भी सब उठाएं और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आज मैं यहां आया हूं तब आप एक बार 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं वादा कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हफ्ते के रोज पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिब की क़ियादत में एक ईरानी वफ्द के साथ अहम अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचे, जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाज़ात को ख़त्म करना है। नूर खां एयरबेस पर नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जेडी वेंस का इस्तकबाल किया। उनके हमरा अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्ट्रेवेटकोव और दीगर भी मौजूद थे। रवानगी से कबल वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात मुस्बत होंगे, ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात नहीं किए तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा। ईरानी वफ्द, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी शामिल हैं, हफ्ते के रोज पहले पहुंचे थे। ये बातचीत 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में 2 हफ्ते के तातुल के दरमियान हो रही है। इसहाक डार ने तामीरी मसरूफियात की उम्मीद का इजहार किया और देरपा हल के लिए पाकिस्तान के किरदार का इयादा किया। और इधर दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इस्लामाबाद में जारी अमन मुज़ाकरात का खैर मक़दम किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों फरीक़ैन पर जोर दिया है कि वो देरपा और पुरअमन हल की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर देकर कहा कि बैनुल अक़वामी तनाज़ात को सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी कानून के जरिए ही हल किया जा सकता है। गुतेरेस ने उम्मीद का इजहार किया कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुस्तकिल हल निकल आएगा। आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान में हो रहे अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। मनोज झा ने कहा कि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, इसलिए वो जंग बंदी चाहते हैं। मनोज झा ने मजीद कहा कि बिहार में चीफ मिनिस्टर को लेकर कोई तजस्सुस नहीं है, क्योंकि बंगाल इंतखाबात के बाद बीजेपी पहले से तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करेगी। उन्होंने बंगाल के लिए बीजेपी के मंशूर पर भी शदीद तनकीद की। देखिए, देख ही नहीं रहे, उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया को एक अच्छी खबर मिले, क्योंकि जिस अनिश्चितता, भय, खौफ के माहौल में लगभग पूरी दुनिया, जिन्होंने युद्ध शुरू किया वहां भी, और जिन पर युद्ध थोपा गया वहां भी, और जिनका कोई वास्ता नहीं था वहां भी, हम जैसे मुल्क। और मैं समझता हूं कि सारी प्रक्रिया जल्द शांति की ओर ले जाए, इसकी हम कामना करेंगे। मुख्यमंत्री को सस्पेंस नहीं होता है, वो 2 लोग फुर्सत में नहीं है, थोड़ा बंगाल निपटाएंगे या उसी दौरान किसी दिन मिलेंगे तो पर्ची निकाल देंगे, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। बहरहाल नीतीश जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब आगे से एक ये भी रवायत तय हो गई कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके नाम पे वोट लिया हो उसको हटाना हो तो तर्क ढूंढिए कि ये फलाना हाउस नहीं गया है तो उसी हाउस में उनको पहुंचा दिया जाए। तो ये एक नई परंपरा शुरू हुई। नहीं, बंगाल में बंगाली सीएम लाएंगे, ये एक घोषणा पत्र कब में बोलना पड़ रहा, इसका मतलब मन में कुछ और था। और मैं तो कहूंगा, आपने कहा है वहां शायद कि बेरोजगारी युवाओं को वंस 15,000 रुपीज। बिहार ने क्या बिगाड़ा या अन्य राज्य ने क्या बिगाड़ा? महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना देंगे, यानी कि 12-36। हमारे बिहार में 10,000, वो भी सबको नहीं देके निपटा दिया। ये फर्क मत करिए ना। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि यूडीएफ केरला असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि अवाम तब्दीली चाहते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अब की सूरत हाल साबिक से मुख्तलिफ है, अवाम की हिमायत यूडीएफ के साथ नजर आ रही है। എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു നല്ലൊരു വിജയമാണ്. ഞാൻ എണ്ണം പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകണം എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എണ്ണം പറയില്ല, കാരണം അത് ചെയ്യാനുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾസും കൂടി എല്ലാം നടന്നിട്ടില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി ചിലപ്പോൾ രഹസ്യത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും. 2011 പോലെ ഒരു ചെറിയ വിജയമല്ല, ഒരു നല്ലൊരു വിജയമുണ്ടാവും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ സംശയമില്ല. കാരണം LDFന്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരു തുടർ ഭരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം?
അവര് എതിരുള്ള ആന്റി ഇൻകംബൻസി വോട്ട് കുറച്ച് ബി ജെ പി പിടിച്ച് കുറച്ച് കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചാൽ അവർ ജയിക്കുമല്ലോ, അവർ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. അത് അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ബി ജെ പിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് എൽ ഡി എഫ് അഥവാ അവർക്ക് ഒരു സാധ്യതയില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കി. അഥവാ വല്ലവരും ജയിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് മെച്ചം. കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നു അവർ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആവും. ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട, കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം കേരളത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 10 വർഷക്കാലം ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ വിജയം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു മൊമെന്റം, ഒരു നാഷണൽ ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ എതിർപ്പ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ എതിരെ നമ്മൾ നാഷണൽ പ്രതിപക്ഷമായി ചെയ്യുന്ന റോളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടും, കൂടുതൽ ബലം കിട്ടും. അതിന്റെ അർത്ഥം ബി ജെ പിക്ക് തീരെ ആഗ്രഹമില്ല കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ജയിക്കണം. അപ്പോ ഈ രണ്ട് സാധ്യത ഒരു ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ചില വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു നല്ല പിന്തുണ ഉള്ള ചില കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് അവർ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. T20 സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ചില സ്ഥലത്ത് അവർ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു ഡീലാണ്. അവർ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന 10, 15, 16, 18 സീറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, 2ാം സ്ഥാനം വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ അവർ കൊടുക്കില്ല. മറ്റേ ബാക്കി 130 സ്ഥലത്തിൽ 120 സ്ഥലത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ CPM. अमेरिकी तवानाई के सेक्रेटरी क्रिस राइट के साथ अपनी मुलाकात में हिंदुस्तान के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने न्यूक्लियर तवानाई, कोल गैसिफिकेशन और LPG की बरामदात जैसे नए शोबों में तवानाई के ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कहा है कि मिस्री और राइट के दरमियान बातचीत अमेरिका के 3 रोजा दौरे के अख्ताम पर तवानाई की हिफाजत को मजबूत बनाने, दो तरफा तवानाई की तिजारत को गहरा करने और हिंदुस्तान अमेरिका तवानाई शराकत को मजबूत करने के नए मौक़े की निशानदही करने पर मरकूज थी। हिंदुस्तान अमेरिकी सफीर सर्जियो गौर ने, जो मीटिंग में मौजूद थे, कहा कि अमेरिका सिविल न्यूक्लियर ताउन के अलावा कोल गैसिफिकेशन और अमेरिका LPG की बरामदात जैसे शोबों में हिंदुस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मगरबी बंगाल के साबिक वजीर तालीम पार्था चैटर्जी से मुंसलिक अहाते पर एक बड़ा छापा मारा है। ये कार्रवाई असातिज़ा की भर्ती से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की जा रही है। ईडी की टीम कोलकाता में 2 मुकामात पर तलाशी ले रही है। एक पार्था चैटर्जी का घर है, जबकि दूसरा प्रसन्ना कुमारा राय का दफ्तर है, जो इस केस के सिलसिले में पहले ही जेल में है। हुक्काम के मुताबिक ये छापे मालियाती लेन देन और असातिज़ा की भर्ती स्कैंडल से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मारे जा रहे हैं। इससे कबल ईडी ने प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में जुलाई 2022 में पार्था चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। बादजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी-मार्च 2025 में मशरूत जमानत दी थी। ताहम प्राइमरी असातिज़ा, SSC असिस्टेंट टीचर्स और ग्रुप C और D अमला समेत मुख्तलिफ भर्ती के मामलात में उनके खिलाफ ईडी के कई मुकदमात अभी जारी हैं। हुकाम ने कहा है कि छापे तहकीकात का हिस्सा है और मजीद इंकशाफात का इम्कान है। ओहदेदारों ने बताया कि यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब चैटर्जी मगरबी बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से 9वीं से 12वीं जमात के लिए असिस्टेंट असातिज़ा की भर्ती से मुतालिक मुबैना घपले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 3 बार हाजिर नहीं हुए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने कहा कि DMK ज़ेरे क़ियादत इत्तेहाद तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात में 200 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगा। पार्टी के सदर और वजीर आला स्टालिन ने AIADMK पर दिल्ली की धुनों पर नाचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें नजरिया या उसूल की कमी है। स्टालिन ने कहा कि 5 साला द्रावड़ मॉडल के दौर में उनकी हुकूमत ने लातादाद फलाही स्कीमें नाफिज की हैं, जिनमें खवातीन की हकदाराना स्कीम 1000 रुपये माहाना खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता स्कीम और 2 लाख किसानों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन शामिल है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन के हमरा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और दीगर भी मौजूद थे। राजस्थान के वजीर आला भज्जन लाल शर्मा ने अजीम समाजी मुसल्ले महात्मा ज्योतिराव फुले को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि महात्मा फुले ने समाजी इंसाफ, तालीम और मसावात के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो आज भी हमारे लिए मशाले राह हैं। राजस्थान के साबिक वजीर आला व कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबा फुले को खिराज अकीदत पेश किया। अशोक गहलोत ने कहा कि आज उन्होंने खवातीन की तालीम और समाजी इस्लाहात के लिए जद्दोजहद की है। आज पूरा मुल्क उनकी खिदमात को तस्लीम करता है और उनका एहतराम करता है। उन्होंने समाज को एक नई समत दी है और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले युग बीत गया,
जब उन्होंने रिफॉर्म शुरू किए थे महिलाओं के लिए, समाज के लिए, आज पूरा देश लोहा मान रहा है, पूरा देश लोहा मान रहा है। अब तो धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनका नाम लेने लग गई है। तो 199 साल किसे कहते हैं? उसके पहले जिस व्यक्ति ने उसके ज़माने के अंदर जो कुछ भी सुधार के काम किए, तब तो समाज स्वीकार भी नहीं कर रहा था। उस वक्त में संघर्ष करके उन्होंने आगे बढ़ाए अपने कार्यों को, समाज सुधार को। सावित्रीबाई फुले पे कई जुल्म हुए, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। कहने का मतलब कि वो व्यक्तित्व बहुत महान था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी उनको अपना गुरु मानते थे। तो इस प्रकार की भावना के साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी है और सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, गरीब को गणेश मान के राजनीति करने की। हर सरकार का आंकलन होना चाहिए देश के अंदर, और सरकारें सुप्रीम कोर्ट ने 26 हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए इक़दाम करने के लिए मरकज को हिदायत देने की दरख्वास्त की समाअत करने पर इत्तेफाक किया, जिन्हें मुबैना तौर पर रूस में हिरासत में लिया गया है और यूक्रेन के साथ जारी जंग में लड़ने पर मजबूर किया गया। अर्जी का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जुमालिया बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मामले पर हिदायत लें। दरखास्त गुजारों के वकील ने बेंच को बताया कि 26 अफराद हिंदुस्तानी शहरी थे जो रूस में फंसे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर हैं। मेहता ने बेंच से कहा कि वो अर्जी की जांच करेंगे और मरकज से हिदायत लेंगे। बेंच ने आला कानून अफसर को इस मामले में हिदायत लेने के लिए वक्त दिया और दरखास्त को इस माह के आखिर में समाअत के लिए मुकर्रर किया। A writ petition was filed in the Supreme Court. We are 26 writ petitioners. Our family members are stuck in Russia. They were misled by agents sitting in India. These agents are actively recruiting people from India. These are Indian citizens. They are flown down to Russia. In Russia, they are made to sign contracts which they do not understand. These contracts are in Russian language. They are being sent into a war zone which they are unwillingly going. They are not wanting to participate in this war. As on date, we anticipate some are dead, some are injured. Now the trouble is that the government does not listen to us. The government we have made multiple representations to the union. Ministry of External Affairs is a party in this writ petition. Ministry of Home Affairs is a party in this writ petition. India's ambassador to Russia is a party in this writ petition. Multiple chief secretaries are a party to this writ petition. We are wanting action. So how many people have approached Supreme Court, and how many people do you think are there stuck in Russia? There are hundreds. Currently in this petition there are 26 writ petitioners. We have made a writ petition in mandamus. We are wanting directions to the Ministry of External Affairs. So what do you want, like how should the government proceed? Do you want them to bring back, or what? Firstly, the government is not in touch with us. The government does not contact us. We have given multiple protests in front of the Ministry of External Affairs headquarters. We are wanting to महात्मा ज्योतिबा फुले की आज 200वीं यौम पैदाइश है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर जेपी नड्डा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सोले महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने समाजी इस्लाहात और तालीम के फरोग में महात्मा ज्योतिबा फुले की खिदमत को याद किया। सोले ने कहा कि फुले का मिशन आज भी समाज में बराबरी और इंसाफ के पैगाम को मजबूत करता है। आज मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें। हमें अपेक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन इस देश में हो, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ऐसे हमारे वरिष्ठ
नेता हमारे दिल से सबको मैं नतमस्तक होती हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले से विनम्र उनको अभिवादन करती हूँ और सावित्रीबाई फुले जी को। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी की जानिब से मुजाहिदे आजादी मंगल पांडे को भारत रत्न के मुतालबे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। कहा कि मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। मंगल पांडे को मानने की बात कही जा रही है। कोई मंगल पांडे की विरासत इनके पास है क्या? मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। इनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? इनके पास तो माफी वीरों की विरासत है, ये माफी वीर है। इनके बाद तो माफीनामे लिख के। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर जेएमएम के रुकने पार्लियामेंट महबूबा मांझी ने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हैं। हम एक तवील अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। 2023 में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मंजूर किया गया था, लेकिन 2024 के इंतखाबात में लागू नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अब इस पर अमल होने जा रहा है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। स्वागत करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि इसकी मांग हम लोगों ने बहुत पहले से की थी और 2023 में इसको पारित भी कर दिया गया था। स्पेशल सत्र बुलाकर संसद में नए भवन का जब उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट भवन का, उसी समय 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल, लेकिन उस समय 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया गया था। तो मायूसी थी महिलाओं के बीच। उन्होंने सोचा था कि जब लागू हो गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब जब होने जा रहा है तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं। और मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चाई के अलंबरदार थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरी जिंदगी समाजी इस्लाह और खवातीन की तालीम व बाइख्तियारी के लिए वक्फ की थी। महात्मा फुले जी की जयंती है 11 अप्रैल को, और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है। 200वीं जयंती है और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा। और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फुले, और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी सत्य शोधक समाज, तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।